गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में ब्रीफ आइडिया लिया था और हम जो कंक्लूजन पर पहुंचे थे, यानी हमने जो इक्वेशन प्राप्त की थी वो क्या थी, वो थी आपकी आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये हमने बात की थी वन डायमेंशन की। अगर आप थ्री डायमेंशन की बात करोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये आपके क्या है, द फेमस श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। आप देखिए डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन पोजीशन। अगर टाइम की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टाइम, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशियल इसका टाइम में भी हो रहा है और पोजीशन में भी हो रहा है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साई मिलेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम कर लेते हैं। हालांकि उस लेक्चर में हमने एक ये भी देख लिया था कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिखा, इसका आप मतलब समझ जाइए। ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट की बात करोगे या इंडिपेंडेंट की बात करोगे तो वो बेसिकली किस पर डिपेंड करा था, आपके v पोटेंशियल फंक्शन पर। अगर v आपका x, y, z और t का फलन है, यानी उसमें t भी आ रहा है अगर, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी। और अगर t नहीं आ रहा है, उसके अलावा चाहे x आओ, y आओ, z आओ या इनके कॉम्बिनेशन आओ, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, आपके टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। अब एक चीज आपको और समझ लेनी है कि हम क्या करेंगे, कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ इसकी एनालॉजी को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को आप लिंक करोगे। लेकिन एक बेसिक चीज और है जिसको आपको समझना होगा यहाँ पर, वो क्या है उसको आप देखिए। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ऑपरेटर, ऑपरेटर या संकारक। हालांकि ये पूरा बड़ा डिटेल टॉपिक है जो आगे आपके कुछ समय पश्चात आने वाला है। लगभग 3 लेक्चर तो मिनिमम आप मान के चलिए इस ऑपरेटर पर आपके होंगे और 100% इसमें से क्वेश्चन बीएससी के एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर तो हम इसको डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक और जनरल आइडिया इस ऑपरेटर का देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आगे काम आने वाली है यहाँ तक पहुँचने से पहले, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल बेसिक है, इसको आप थोड़ा समझिए एक बार यहाँ पर। अब देखिए, ठीक है ना, एक बेसिक आइडिया हम लेते हैं। जैसे आपको पता है मैंने एक चीज लिखी d/dx, ठीक है। d/dx का मतलब क्या है, ये है क्या, ये है x के सापेक्ष अवकलन। किसका, जिसका भी करोगे उसको आप यहां पर लिखोगे। तो सपोज कीजिए मैंने यहां लिख दिया x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2x। ये क्या है, पूरा एक ऑपरेशन है, एक पूरी एक संक्रिया है। कैसी संक्रिया है कि अगर कोई फलन x स्क्वायर है जिस पर आप ये अवकलन इंपोज करते हो, ठीक है ना, यानी उसका अवकलन करते हो x के सापेक्ष, तो आपको एक नया फलन क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो ऑपरेटर की बेसिक परिभाषा यही है, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो। ऑपरेटर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि ऑपरेटर क्या होता है कि जब किसी एक फलन पर संकारित होता है या ऑपरेट होता है तो आपको क्या मिलता है, एक नया फलन मिलता है, ठीक है ना। अब d/dx भी एक ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, d/dx भी हो सकता है, d2/dx स्क्वायर भी हो सकता है, सिंपली x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि वह किसी फलन पर क्या होगा, संकारित होगा और आपको एक नया फलन मिलेगा। इसको आप क्या कह सकते हो, d/dx को आप डिफरेंशियल ऑपरेटर या अवकल संकारक भी कह सकते हो। एक बेसिक चीज आपको मैं और बता देता हूं, ठीक है ना, जो आपने पढ़ रखी है। ये छोटी छोटी चीजें इसको आप नोट करते रहिएगा। अब ये टॉपिक के पार्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़े बेसिक आइडिया मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये बार बार शब्द काम आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं पहले एक चीजों को यहाँ क्लियर कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक आपने जैसे सपोज करो यही इक्वेशन में लेता हूँ, d/dx, यहाँ पर मैंने लिख दिया e⁻x, इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी यही स्थिति थी, d/dx को आपने ऑपरेट किया x स्क्वायर पर, आपको क्या मिला, 2x मिला। यहाँ पर d/dx को आपने e⁻x पर ऑपरेट किया, आपको क्या मिला, e⁻x ही मिला। तो एक स्पेशल चीज है, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि ये ऑपरेटर जब इस फलन पर संकारित हुआ या ऑपरेट हुआ तो आपको वही फलन वापस मिल गया। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर x स्क्वायर था पहले और बाद में आपको क्या मिला, x या 2x मिला। 2 तो एक कांस्टेंट है, आपको x मिला। तो
तो ये तो जनरल डेफिनेशन थी ऑपरेटर की। इस प्रकार की जब सिचुएशन होती है कि कोई ऐसा ऑपरेटर हो जिसको अगर आप किसी फलन पर ऑपरेट करो तो आपको वही फलन वापस मिल जाए, साथ में इसके कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हमें कांस्टेंट से चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए d/dx ऑफ मैं लिखता हूँ e⁻²x, तो इसका क्या आएगा 2e⁻²x, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 तो कांस्टेंट है, फलन तो वापस वो का वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर सेम फलन आ रहा है, कांस्टेंट कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सेम फलन आता है तो इस प्रकार की इक्वेशन को, ये क्या एक प्रकार की समीकरण है, इस समीकरण का एक विशेष नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है ना। ये सब आगे आएगी, मैं थोड़ा बेसिक आइडिया देते हुए आपको चल रहा हूँ। आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन इस प्रकार की होती है कि इसमें जब किसी ऑपरेटर को आप किसी फलन पर संकारित करते हो तो आपको वापस वही फलन मिल जाता है, साथ में कोई कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इस स्थिति में देखो, इसमें दो शब्द भी काम आएंगे, एक काम आएगा आपके आइगन फंक्शन और एक काम आएगा आपके आइगन वैल्यू। तो आइगन फंक्शन तो क्या हो जाएगा कि ये फलन है जिस पर आप ऑपरेट कर रहे हो, तो इसको तो आप कहोगे आइगन फंक्शन, और वापस जो फंक्शन मिल रहा है उसके साथ कोई भी जो कांस्टेंट होगा, यहां पर तो क्या 1 है, यहां पर क्या है 2 है, तो जो कांस्टेंट होगा उसको आप क्या कहोगे आइगन वैल्यू। ये आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिसेज, जो फर्स्ट ईयर का पेपर है आपका मैट्रिसेज, उसमें आपने अभिलाक्षणिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है ना, अभिलाक्षणिक मान पढ़े होंगे, सेम वही चीज है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको आपको नोट करना है, ध्यान रखिए, आगे आएंगे, वैसे ये डिटेल में आगे आएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में प्रवेश कर चुके हैं। तो बहुत आराम से और इत्मीनान से आप चीज़ों को समझिए, एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया ऑपरेटर क्या होता है, उसका आपको आइडिया मिल गया, आइगन वैल्यू इक्वेशन वगैरह क्या होती है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया। अब ये मैंने यहाँ बताया क्यों, इसको भी आप थोड़ा देखिए। अब देखिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको आप थोड़ा देखना। आपने एक फॉर्मूला जो लिखा था, जैसे आपने ये साई ये लिखा था a एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अपॉन h क्रॉस px माइनस et, ये लिखा था। और फिर आपने क्या किया था, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x किया था, आपने ट्वाइस किया था। अगर मान लो पहली बार करते हो तब आपकी क्या मान आया था, ये आया था डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अपॉन h क्रॉस px माइनस et, और यहाँ पर आ जाएगा आपके i अपॉन h क्रॉस और साथ में p, यही आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करके देखोगे, इसको तो वापस आप क्या लिख दोगे, साई लिख दोगे, और मैं इसको इधर लाता हूँ तो देखिए क्या होगा, h क्रॉस अपॉन आयोटा और डेल साई बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपके p साई, ठीक है। ऊपर नीचे आयोटा से मैं अगर करता हूँ तो फाइनली आपके क्या आ गया, फाइनली आ गया p साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा h क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स। ये आपने इक्वेशन निकाली थी वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उसको आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। p साई इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स है। एक बार के लिए मान लो मैं इस साई को दोनों साइड से हटा रहा हूँ, वैसे हटेगा नहीं, ऐसे कट नहीं रहा है, मैं सिर्फ हटा रहा हूँ एक बार, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू, तो मैंने लिखूंगा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब समझिए बराबर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है ना। ऐसे साई कटेगा नहीं, याद रखिए, इधर साई कटेगा नहीं, क्योंकि यह डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट हो रहा है। सपोज करो या एक्स स्क्वायर होता तो ये इधर एक्स स्क्वायर रहता और इधर डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाता, 2x होता है। कट नहीं रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। मैं इसको केवल एक प्रतिरूप के रूप में यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर ये साई दोनों हटते हैं तो p को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखिए p आपका क्या है, p आपका है रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। कोई जो कण है जो गतिशील है उसका रेखीय संवेग है, ठीक है। और रेखीय संवेग है तो वो क्या होता है, किसी भी कण का रेखीय संवेग आप क्या कर सकते हो, भौतिक रूप से उसका मापन कर सकते हो। तो रेखीय संवेग क्या होता है,
फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको आप माप सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो कि इस कण का रेखीय संवेग इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये जो चीज है ये क्या है? इसकी तो कोई इकाई नहीं है एक तरह से देखा जाए, तो क्या एक तरह का ऑपरेटर है। माइनस आई एच क्रॉस तो क्या एक प्रकार का कांस्टेंट है, और डेल बाई डेल एक्स जब तक आप इसके आगे कुछ नहीं लिखोगे तब तक इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये पूरा मिलकर के क्या बन रहा है? एक ऑपरेटर बन रहा है। मैंने अभी आपको बताई था ये क्या बन रहा है? पूरा एक ऑपरेटर बन रहा है। जबकि इधर क्या है? एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, भौतिक रूप से प्रेक्षण योग्य राशि है, रेखीय संवेग। इधर क्या है? ऑपरेटर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं उसको आप देखिए। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स, बहुत आराम से सुनिए आप। पोस्टुलेट्स ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी की अभिधारणाएं, जिस प्रकार से आपने नील्स बोहर की अभिधारणाएं पढ़ी थी, 3 अभिधारणाएं थी। और पोस्टुलेट्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि पोस्टुलेट्स क्या होता है, इनको आप डेराइव नहीं कर सकते हो, ये कहां से आए, बस ये आ गए, जिसने भी दिए उसने दे दिए। और उन पोस्टुलेट्स का उपयोग करते हुए आप इवेंट्स को, कोई भी इवेंट्स उसको आप आसानी से समझा सकते हो। जैसे नील्स बोहर ने 3 परिकल्पनाएं दी तो वो अनुभव के या अपने सोच के आधार पर ही दी थी, आप उनको डेराइव नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? ये वो ब्रिक्स या ईंटें है जिससे पूरा मकान खड़ा होगा। मकान कौन सा? क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये पोस्टुलेट्स तो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन उस पोस्टुलेट्स में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं निकाल करके अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो सारा का सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम ऑपरेटर को थोड़ा बहुत समझना चाह रहे हैं। एक बार आपको ऑपरेटर का बेसिक आइडिया मिल जाएगा तो आगे पहुंचने में आसानी रहेगी। तो पोस्टुलेट्स आगे आएंगे, 5-6 जितने भी होंगे उनको हम डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। एक लाइन लिख रहा हूं मैं, इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर विल बी एन ऑपरेटर corresponding to each observables या physically measurable quantity। इसको हिंदी में क्या है मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता कि दोनों ही मीडियम में मामला बराबर चलता रहे। क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक भौतिक रूप से प्रेक्षण योग्य राशि के संगत सदैव एक संकारक परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। आगे ये पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरा एक पॉइंट आएगा, वहां मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी आप सिर्फ याद रखिए, हम यहाँ एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम डील करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो जैसे मान लो आपको पूछे किसी कण का रेखीय संवेग तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स में P = क्या होता है? m/v होता है। v आपको कहाँ से मिल जाएगा? dr/dt से मिल जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रकार से आप नहीं निकाल सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स का क्या है? पोस्टुलेट्स होगा, और पोस्टुलेट्स क्या है? उसको आपको सत्य मानते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप, मैंने क्या लिखा है? इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर विल बी एन ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्जर्वेबल्स या फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी। यानी कोई भी ऐसी राशि जो भौतिक रूप से जिसको आप माप सकते हो। जैसे संवेग क्या है? संवेग को आप भौतिक रूप से माप सकते हो, उसका कुछ ना कुछ मान होता है। किसी कण की स्थिति x, वो भी क्या है? भौतिक रूप से मापने योग्य राशि है। किसी कण की ऊर्जा, वो भी मापने योग्य राशि है। काइनेटिक एनर्जी, वो भी मापने योग्य राशि है। पोटेंशियल एनर्जी, वो भी मापने योग्य राशि है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो E अपना आप इसका कुछ अर्थ होता है। काइनेटिक एनर्जी का मान होता है p²/2m या 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ मान होता है, x का भी कुछ मान होता है, संवेग का भी कुछ मान होता है, आप सीधा निकाल सकते हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि ये जितनी भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, भौतिक रूप से प्रेक्षण योग्य राशियां होती हैं, उनके संगत हम क्या करते हैं? हमेशा एक
ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब ऑपरेटर डिफाइन करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ऑपरेटर की परिभाषा में बताया, जैसे सपोज करो कोई भी एक भौतिक राशि ले लीजिए, कोई भी, जैसे उसके संगत संकारक मान लो ए है, संकारक को हमेशा कोई भी राशि के ऊपर कैप लगा के लिखते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो पी का आप सीधा मान निकाल सकते हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऐसा नहीं करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, पहले जिस राशि का मान निकालना है उसके संगत हम एक ऑपरेटर निर्धारित करते हैं, और फिर क्या करते हैं, चूंकि ये ऑपरेटर है इसको हम किस पर ऑपरेट करेंगे, साई पर ऑपरेट करेंगे, तरंग फलन पर ऑपरेट करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो जब आप उस ऑपरेटर को उस साई पर ऑपरेट करोगे तो जो आपको मिलेगा वही उस भौतिक राशि का मान हो जाएगा। तो निकालने का तरीका अलग है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप हमेशा ऑपरेटर बेस्ड आप क्या कहते हो, तरीका अपनाते हो, ठीक है ना। जिस भौतिक राशि का मापन करना है सबसे पहले उसके संगत आप ऑपरेटर निर्धारित करते हो, और फिर उस ऑपरेटर के आधार पर आप क्या करते हो, एक इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, यानी उस ऑपरेटर को संबंधित तरंग फलन पर आप संकारित करोगे तो आपको जो मान मिलेगा वही उस भौतिक राशि का मान हो जाएगा। आगे आएंगे ये सब, लेकिन एक बेसिक आइडिया मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो बार बार अब हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में मैं रेखीय संवेग ऊर्जा स्थिति नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, रेखीय संवेग संकारक, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। ऊर्जा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ऊर्जा संकारक। क्वांटम मैकेनिक्स में स्थिति नहीं बोलूंगा, स्थिति संकारक। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में पी का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो पी होगा वो आपका क्या होगा, ये पी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या संकारक मिल गया आपको, -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो रोल इस पी का होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में वही रोल क्या होगा, -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स का होगा। समझ गए इस चीज को आप। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह से आपको संकारक को देखना है। तो अब हम क्या करते हैं, इन 3-4 जो ऑपरेटर इनके संकारक की एक लिस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब आगे आएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं बार बार बोलूंगा संवेग संकारक, ऊर्जा संकारक, तो आपको कंफ्यूजन होगा ये कहां से आ गया। और साथ साथ मैंने एक पोस्टुलेट्स को यहीं पर बता दिया, वैसे 6 पोस्टुलेट्स होंगे, वो सब आगे आएंगे, तो वहां पर हम इसको वापस करेंगे। तो हम लिस्टिंग कर लेते हैं एक बार, मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले पोजीशन ऑपरेटर नंबर 1, ठीक है ना, स्थिति संकारक। तो स्थिति संकारक तो सेम वही होता है जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर 1 डायमेंशन की बात करो तो स्थिति को आप क्या लिखते हो, x लिखते हो। उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप क्या लिखोगे, x ही लिखोगे। जनरली कभी कभी x के ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है ना। और जब इस x, ये x क्या है, ऑपरेटर है, इसको आप किसी भी फलन पर ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, सिंपली x से मल्टीप्लाई होगा। जैसे सपोज करो ये x है और मैं इसको साई से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मुझे क्या मिलेगा, x ही मिलने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, x के रूप में ही ऑपरेट होगा, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑपरेटर तो वही होता है जो इसका मान है, x है तो x कैप ही हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, और 3 डायमेंशन की बात करो तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब हम देखते हैं संवेग संकारक, ये सब नोट कर लीजिएगा आप, संवेग संकारक या मोमेंटम ऑपरेटर, उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो P होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स 1 डायमेंशन में। तो अब यहां पर क्या होगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब आप यहां साई लिखोगे तब आपको सिंपली P साई नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, जो भी साई का मान होगा उस पर डेल बाई डेल एक्स आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए साई का मान, सपोज कीजिए आपके पास इस प्रकार का है साइन एक्स, तो अब अगर आप P साई निकालोगे तो P साई क्या होगा, P साई होगा -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पर साइन एक्स, तो इसका मान आएगा -IH क्रॉस कॉस एक्स, ये मान आएगा। समझ गए इसको, ये ऑपरेट होगा। तो ये ऑपरेटर आपको एनी टाइम याद रखना है, ठीक है। ये तो 1 डायमेंशन की बात हो गई। अगर 3 डायमेंशन की बात करो तब क्या होगा, x में उसी प्रकार से y में कैसे लिख सकते हो, -IH क्रॉस डेल बाई -IH क्रॉस डेल बाई डेल जेड, ये तीनों अलग अलग डायमेंशन में है, ठीक है। अब अगर आपको तीनों को एक साथ लिखना है तो चूंकि संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि है, तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे -IH क्रॉस, ये तो कॉमन आ जाएगा, ये i कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस j कैप डेल बाई डेल वाई प्लस k कैप डेल बाई डेल जेड। और ये क्या होता है आपका i कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस j कैप डेल बाई डेल वाई प्लस k कैप डेल बाई डेल जेड, इसको आप लिखते हो ग्रेडियंट ऑपरेटर। ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं, ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना। हालांकि ग्रेडियंट नहीं कह सकते, डेल ऑपरेटर, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये डेल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट तो अलग होता है,
ये आपका कहलाता है डेल ऑपरेटर। ग्रेडियंट तो अलग चीज़ है, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस वो तो अलग होते हैं, वो भी कभी मैं आपको बताऊंगा आराम से, उस पर एक लेक्चर चलेगा। तो 3 डायमेंशन में मोमेंटम को आप कैसे लिखोगे, माइनस आई एच क्रॉस, ये इस प्रकार से। इसको भी आप नोट कीजिए, 1 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन है, ठीक है ना, डेल ऑपरेटर है। अब हम अगली बात करते हैं, संवेग की हो गई, अब हम देखते हैं ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। नंबर 3 गतिज ऊर्जा संकारक या काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो उसको आप कैसे लिखोगे, जो आपने P के लिए इक्वेशन निकाली थी, क्या निकाली थी, P साई इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स आई। फिर इसका आपने डबल इंटीग्रेशन जब किया था तब आपके एक मान निकल करके आया था, क्या आया था, वो आया था पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार से आप कंपेयर करोगे, ठीक है ना, उसी प्रकार से जब आप इसको कंपेयर करोगे तब आपकी क्या निकल करके आएगा, ये माइनस 2m नहीं था, सॉरी, माइनस एच क्रॉस अपॉन डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इधर से यही आया था आपके। आप उस इक्वेशन को वापस देखना। और गतिज ऊर्जा आपकी होती क्या है, गतिज ऊर्जा होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो उसी एनालॉजी को या उसी प्रकार की चीज़ों को यूज करते हुए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये साई हटता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या है, गतिज ऊर्जा संकारक है। ये आपको हर समय एज इट इज याद रखने ही रखने हैं, कोई इसका उपचार नहीं, आपको याद रखने पड़ेंगे, यूँ कि यूँ काम आने वाले हैं। बिल्कुल लीजिए, मैंने आपको पूरा बता दिया। ये हमने 1 डायमेंशन की बात की। जब आप 3 डायमेंशन की बात करोगे तो क्या होगा, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये पी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। और ऊर्जा आपको पता है, ऊर्जा वैसे भी अदिश राशि है। तो अगर मैं 3 डायमेंशनली सीधा लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर। समझ गए चीज को आप, जैसे आप प्लस प्लस करोगे तो माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, ये लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, ठीक है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर होता है। तो ये किसका है, गतिज ऊर्जा संकारक है, किसमें, 3 डायमेंशन में। उसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा संकारक भी लिख लेते हैं एक बार। हम क्या लिख लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा संकारक नंबर 4। स्थितिज ऊर्जा को आप सिंपली क्या लिखते हो, जो V होता है जिस प्रकार का होता है वो ठीक उसी प्रकार से ऑपरेट हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा संकारक सेम ऐसा ही है जैसे आपका स्थिति होती है, पोजीशन संकारक होता है। V क्या होता है, V रहता है। अगर मान लो ये Vx है तो ये भी Vx रह जाएगा, Vxyz है तो ये भी Vxyz रह जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा संकारक सिंपल वही होता है जो स्थितिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा की, ठीक है। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, कुल ऊर्जा हो जाएगी माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m। अगर 1 डायमेंशन की बात करूं तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस Vx। ये क्या आपका कुल ऊर्जा के संगत संकारक है। और यहां पर एक शब्द काम में आएगा आपके, हैमिल्टन आता है, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन होता है। हैमिल्टोनियन जिसको आप S से डिनोट करते हो, किससे, S से। H भी क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है H। हैमिल्टनी संकारक, मैं क्या लिख रहा हूं, हैमिल्टनी संकारक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये सब सभी नए शब्द है, आप इनको नोट करते रहिए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता क्या है, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। यानी जो गतिज ऊर्जा संकारक है और स्थितिज ऊर्जा संकारक है उनका योग होता है, और इसको आप H से डिनोट करते हो। तो आपके H क्या आ जाएगा, अगर 1 डायमेंशन की बात करूं तो हो जाएगा H इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस Vx। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टनी संकारक आप याद रखेंगे, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस Vx। और 3 डायमेंशन में बात करोगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपके डेल स्क्वायर हो जाएगा और ये V सिंपली XYZ हो जाएगा, जिसको आप सिंपली V लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन हो गया,
उसी प्रकार से ऊर्जा संकारक की बात करें, ठीक है ना, ये कुल ऊर्जा संकारक आप ऐसे भी लिख सकते हो और कुल ऊर्जा को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। फिर आपने एक इक्वेशन ऐसी भी निकाली थी, याद रखिए आप, एक इक्वेशन आपने ये निकाली थी आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इजिकल टू ई साई। तो यहाँ से अगर हम उस प्रकार का कंपैरिजन करें तो यहाँ से आपके ऊर्जा संकारक का मान आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी भी आता है। क्या आता है? आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो ये ऊर्जा के संगत संकारक है, ये हैमिल्टनी संकारक है, ये स्थिति ऊर्जा संकारक है, ये गतिज ऊर्जा संकारक है, और जो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स क्या है? मोमेंटम यानी संवेग के संकारक है, और एक्स सिंपली क्या है? स्थिति का संकारक है। इन सभी को आप बड़े ही इत्मीनान से नोट कीजिए, लिस्टिंग कीजिए, बार बार काम आने वाली चीजें हैं। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो वापस आप लेक्चर को बड़े ही आराम से सुनिए, आपको 100% ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ई को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो और एच को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो ये हमारा एक ऑपरेटर वाला जो काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक लाइन मुझे और नोट करवानी है आपको, ताकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में लगभग जानकारी आपको मिल जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नए टॉपिक की तरफ। वो चीज़ क्या है? जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने क्या लिखी थी? आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इजिकल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये आपने लिखी थी, लास्ट लेक्चर में भी लिखी थी, इस लेक्चर के शुरुआत में भी लिखी थी। ये क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन है 3 डायमेंशन में। उसके पश्चात हमने कुछ ऑपरेटर को डिफाइन करने का प्रयास किया था। हमने एक लाइन लिखी थी कि क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत प्रत्येक भौतिक रूप से प्रेक्षण योग्य राशि के संगत हम एक संकारक परिभाषित करते हैं, और हमने 4-5 जो भौतिक राशियां हैं, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हैमिल्टोनियन, इन सब के संगत हमने क्या किए? कुछ ऑपरेटर डिफाइन किए। तो उसी ऑपरेटर का अगर मैं यूज करूं तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये साई को मैंने बाहर लिख दिया, इस साई को मैंने क्या कर दिया? बाहर लिख दिया। लिख सकता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका क्या था? ई था, तो ये लीजिए ई साई। ये आपका क्या था? एस साई। तो यहां से एक नई इक्वेशन बनकर के आ गई, क्या आ गई? एस साई इज इक्वल टू ई साई। वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंगर इक्वेशन ही है ये जो आप इतनी बड़ी लिख रहे हो। हम आगे जब भी पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन तो सिंपली क्या लिखेंगे? एस साई इज इक्वल टू ई साई, बस एस आई इज इक्वल टू ई साई। फिर आप एच के री के जो भी मान आपको रखने हैं इस हिसाब से 1 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, जैसा भी लिखना है आप आराम से लिख सकते हो। तो अब आपके लास्ट में निष्कर्ष क्या आ गया? श्रोडिंगर इक्वेशन एस आई इज इक्वल टू ई साई क्या है? दिस इज द जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन, और इसमें सब कुछ इनबिल्ट है, टाइम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आप एच का मान लिखोगे ये, तो उसमें आपको वी के आधार पर अपना हफ्ते हो जाएगा। वी अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो इसी इक्वेशन को आप क्या कह दोगे? टाइम डिपेंडेंट। और अगर वी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको आप कह दोगे टाइम इंडिपेंडेंट। तो लास्ट में आप नोट कर लीजिएगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ एच क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ई क्या है? ऊर्जा संकारक। तो इस लेक्चर में हमने बिल्कुल एक बेसिक आइडिया ऑपरेटर का लिया था। याद रखिए ऑपरेटर आगे वापस एज इट इज आने वाला है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या था आपका? साई था। यानी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपके साई सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल एंटिटी है या क्वांटिटी है जिसको हमें समझना है। उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।